जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का 21वां वीडियो है और आज का टॉपिक है मांग और आपूर्ति, जिसे इंग्लिश में डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि मांग और पूर्ति क्या होता है। मांग और पूर्ति इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा आज हम लोग करेंगे। जो मांग और पूर्ति होती है, बाजार को नियंत्रित करने वाली सबसे सर्वाधिक और सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो मांग और पूर्ति होती है, डिमांड एंड सप्लाई, बाजार को नियंत्रित करने वाली सर्वाधिक सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो आइए देखेंगे कि कैसे ये मांग और पूर्ति बाजार को नियंत्रित करती है। तो इसको समझने के लिए और भी हम एग्जाम्पल लेंगे, आगे चलकर देखेंगे। चाहे जो भी होते हैं, सरकार की नीतियाँ हो, जितनी भी एक्टिविटी होती है जिसमें सरकार की नीतियाँ हो, जो कि टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कर पद्धति से जुड़ा हुआ है, या भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, उसको हम लोग देखेंगे कि जो मौद्रिक नीति जारी करती है। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे इन सब चीज़ों को। या उत्पादक या उद्योगपति हो, इन दोनों में जो कंपटीशन होता है, ये जो लोग जो कंपटीशन मार्केट में झेलते हैं, ये सारा का सारा डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद उद्योग लाभ की इच्छा रखते हैं या वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण करना हो, ये सभी के सभी डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करते हैं। ये जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, अगर प्रत्यक्ष रूप से अपना रोल अदा नहीं करते रहता है तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर करता है। ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं आरबीआई का। आरबीआई जो हमारी मौद्रिक नीति जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, और इस मौद्रिक नीति इस बात पर निर्भर करती है कि करेंसी को बाजार में छोड़ा जाए या बाजार से निकाला जाए, यानी करेंसी के सप्लाई को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएगा, आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आरबीआई का जो मौद्रिक नीति होता है, ये भी डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। बैंक रेट हो चाहे इन्फ्लेशन हो, इसमें हम देखेंगे कि करेंसी को बढ़ाकर या घटाकर इन सब चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है। तो आरबीआई जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही जारी करता है। ये सारी चीज़ें आगे चलकर हम लोग बैंकिंग वाले सेक्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के संबंध में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मान लिया कोई डॉक्टर है, चाहे कोई वकील है, चाहे दुकानदार है। डॉक्टर है अपना सर्विस उपलब्ध कराएगा, वकील है अपना एडवाइस देगा, दुकानदार है वो अपना चाय चीनी चाय पत्ती देगा। ये किस आधार पर देंगे? ये डिमांड के आधार पर देंगे, ये डिमांड के आधार पर ही सप्लाई करेंगे। तो मांग करने वाला जो वर्ग होता है, उपभोक्ता होता है। मांग करने वाला वर्ग क्या होता है? उपभोक्ता होता है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो सर्विस उपलब्ध कराएगा, वकील के पास जाइएगा तो वो एडवाइस उपलब्ध कराएगा, दुकानदार के पास जाइएगा तो ग्रोसरी का सामान या अन्य सामान उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ मांग कौन कर रहा है? डिमांड कौन कर रहा है? उपभोक्ता कर रहा है। और पूर्ति करने वाला कौन वर्ग हो जाता है? उत्पादक हो जाता है, प्रोड्यूसर हो जाता है। तो प्रोड्यूसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो दुकानदार है, ये क्या करता है? ये मीडिएटर का काम करता है। दुकानदार क्या करता है? मीडिएटर का काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप सब्जी बाजार में गए, सब्जी बाजार लगी हुई है, और सब्जी बाजार में गए और चीज़ों की आप मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चीज़ों की आप मांग कर रहे हैं। सब्जी बाजार में गए और चीज़ों की मांग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि इसका दाम क्या है, इसका प्राइस क्या है। कोई भी चीज़ है उसका प्राइस क्या है, तो इस आधार पर आप प्राइस पूछेंगे कि एक दुकान से चलिए ये प्राइस है, अगले दुकान पर जाएंगे ये प्राइस है। तो उसको मिलाकर आप पैसा अपना मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और सामान खरीदेंगे। तो ये सामान्य दिनों की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लें सामान्य दिन है, तो उस दिन में अब अगर बात करते हैं सामान्य दिनों में, तो आलू जो है 20 रुपये केजी है। ठीक है, 20 रुपये केजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो केला जो है, मान के चलते हैं 50 रुपये दर्जन है, 50 रुपये दर्जन है। ठीक है, ये सामान्य दिनों की बात कर रहा हूँ। तो सामान्य दिनों की बात है। अगर शिवरात्रि आ जाती है, शिवरात्रि आई, ठीक है, केला वही है, आलू वही है, लेकिन इनके दाम में वृद्धि हो जाता है। इनके क्या होता है? दाम में वृद्धि हो जाता है, 60 रुपया हो गया, और सप्लाई उतना ही है। क्या होगा? अगर तो इसका क्या हो जाएगा? डिमांड का बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ गया और सप्लाई उतना ही है, मतलब ये साइन है सप्लाई का। ये सप्लाई एस से हम डिनोट करते हैं, और ये बराबर का, ये मतलब सप्लाई उतना ही हो रहा है, मतलब पहले जितना हो रहा था। तो इसके वस्तुओं के मूल्य में क्या हो जा रहा है? प्राइस में इंक्रीमेंट हो जा रहा है। देख रहे हैं, प्राइस में क्या हो जा रहा है? इंक्रीमेंट। 20 से 30 हो गया, 50 से 60 हो गया। तो क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? डिमांड तो बढ़ गया और सप्लाई वही है, तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह हम देखें कि मांग और पूर्ति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, और यहीं से वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण यही होता है।
तो शिवरात्रि के दिन अचानक से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, किस लिए? क्योंकि सप्लाई उतना ही है, डिमांड में जनरेट हो गया, डिमांड बहुत अधिक हो गया, इसलिए वस्तु का नया मूल्य निर्धारित हो गया। तो ये सारा चीज़ें आप हम लोग समझेंगे और क्या होता है मांग के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मांग और क्या क्या अपने अंदर से डिमांड करना चाहता है। मांग जो होता है अपने अंदर से और क्या क्या डिमांड करता है। अगर हम मेरे अंदर इच्छा है, मान लिया कोई चीज़ का इच्छा है खरीदने का, इच्छा है खरीदने का, तो हम लोग क्या उसको मांग कह देंगे? मांग उसी को कहेंगे जब आपके पास क्रय शक्ति है उसको खरीदने का, खरीदने की आपके पास योग्यता हो। अगर मेरे मन में इच्छा है कि मुझे केला खाना है, इच्छा है मेरे मन में कि केला खाना है, और बाजार जाते हैं आप केला खरीदते नहीं, तो क्या ये डिमांड होगा? क्या इसे मांग कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये डिमांड नहीं होता है। मांग तब क्या होता है भाई? तो इच्छा मांग नहीं होता है। क्या होता है? इच्छा जो होता है मांग नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जो होता है इच्छा, एक सेकंड, इच्छा जो होता है मांग नहीं होता है। इच्छा मांग नहीं होता, मांग के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो मांग को परिभाषित करने के लिए क्या कहेंगे हम लोग? तो मांग जो होता है इच्छा नहीं होता, मानसिक इच्छा मांग नहीं होता है। मन में मेरा इच्छा है कि हम कार खरीद लें, ठीक है, मेरे मन में इच्छा है कार खरीद ले, लेकिन बाइक खरीदने की क्षमता नहीं है, तो क्या इसे मांग कहेंगे? बिल्कुल मांग नहीं कहेंगे। तो मांग के लिए क्या होता है? तो मांग होता है इच्छा जो होती है मांग नहीं होती है, मानसिक इच्छा मांग नहीं होती है। कि मेरे मन में इच्छा है कि कार खरीद लूँ, लेकिन मेरे पास क्षमता नहीं है कि बाइक खरीदूँ, तो ये मांग नहीं होता है। मांग के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। इच्छा को पूरी करने की आपके पास क्षमता या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्रय शक्ति होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। तो क्या इसके अंतर्गत आएगा? मैं खरीदना चाहता हूँ। मांग के अंतर्गत क्या आएगा? मैं चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ और मेरे अंदर खरीदने की योग्यता है और एक निश्चित समय सीमा के अंदर खरीदने की क्षमता भी हो, और मैं इस सामान को इस समय के अंदर खरीद लूँगा। मान लिया कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर चीज़ें खरीद लूँगा, तो वो मांग के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि जब पैसा आएगा तब मैं खरीदूँगा, तो ये मांग के अंतर्गत नहीं आएगा। और अन्य चीज़ें क्या होगी कि ये तत्परता होनी चाहिए चीज़ों को, यानी कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए चीज़ों को खरीदने का, ठीक है। तभी मान लिया कि आपके पास खरीदने की इच्छा भी है, क्रय शक्ति भी है, और एक समय सीमा के अंदर आप खरीद लेंगे। आपके पास क्षमता है 20 कार खरीदने की, लेकिन आप एक भी चीज़ खरीद नहीं रहे हैं, तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मांग के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें मांग के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है। एक निश्चित कीमत भी होनी चाहिए चीज़ों की। तो मांग के अंतर्गत क्या आएगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानसिक इच्छा मांग नहीं होती है। मानसिक इच्छा मांग नहीं होती है। मेरे इच्छा है कि मैं कार खरीदूं, लेकिन मेरे पास क्षमता नहीं है बाइक खरीदने की, तो ये मांग नहीं कहलाएगा। खरीदने की एक प्रैक्टिकल इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो खरीदने के क्या होनी चाहिए? मांग के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। और उसके अलावा क्या होना चाहिए? इच्छा पूरी करने के लिए क्रय शक्ति आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके अंदर तत्परता भी होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, और एक आपके पास निश्चित कीमत होनी चाहिए, ठीक है, कि मुझे ये खरीद लेना है। तो ये मांग के लिए होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कि मांग को ये निर्धारित करते हैं। अब तत्परता आप दिखाना नहीं चाहते हैं कि चलिए अब मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा, ठीक है, तो 6 महीने बाद खरीदूंगा, तो आपके अंदर क्या हो गया? चलो ठीक है 6 महीने बाद नहीं खरीदे, तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो ये मांग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें मांग को निर्धारित करती है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो मांग होती है 3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले होती है वस्तु की कीमत पर मांग निर्धारित होती है, ठीक है, क्योंकि वस्तु की कीमत पर जो मांग होती है वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। कि सामान्य ये सारी चीज़ें जो होती है सामान्य वस्तुओं पर लागू होती है, सामान्य किस्म की वस्तुओं पर वस्तु की कीमत निर्धारित करती है। जैसे मांग होती है, मांग 3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले आता है वस्तु की कीमत, और ये जो यहाँ पर जो वस्तु होगी सामान्य किस्म की होगी, विलासिता की वस्तुएं नहीं होगी। आगे चल के हम बात करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 1990 से 92 के दौरान मोबाइल तथा कॉल रेट बहुत महंगे हुआ करते थे। मोबाइल और कॉल रेट महंगे हुआ करते थे। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को पैसा पे करना होता था। लेकिन आज क्या हुआ कि चीज़ें सस्ती होगी, मोबाइल सस्ती होगी, हर व्यक्ति के हाथ में हो गया, तो कॉल रेट क्या हो गया? डाउन हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पर चीज़ें सस्ती हुई तो वस्तु की कीमत सस्ती हो रही है, तो मांग यहाँ पर बढ़ गया, यानी कि डिमांड बढ़ गया। तो ये डिमांड कैसे बढ़ा? वस्तु की कीमत पर हो गया। फिर उसके बाद उपभोक्ता की आय पर मांग निर्भर करता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी मांग जनरेट होगा, ठीक है, मांग जनरेट होगा। जैसे कि पहले के लोग एयरलाइंस में घूमना अपने आप को शान महसूस करते थे, ठीक है, एयरलाइंस में शान महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि हुआ,
सभी लोग आसानी से एयरलाइंस में घूम सकते थे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से मांग जनरेट हो रही है। तो आप देखेंगे लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं, सामान्य किस्म के थिएटर को नहीं जा रहे हैं। तो देख रहे हैं उपभोक्ता की आय पर मांग निर्भर करती है। और तीसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ये भी मांग को निर्धारित करती है। जैसे कि एग्जाम्पल को लेते हैं कि मान लिया कि केला की कीमत है, ठीक है, केला है, एक संतरा है, केला और संतरा है। तो लोगों को केला के डिमांड बढ़ा, ठीक है, केले का डिमांड बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ा तो इसका केले का प्राइस बढ़ा दिया गया। लेकिन उसी के समान एक फल है संतरा, माने समान नहीं, माने कि फल ही आता है संतरा। तो संतरा क्या होगा कि संतरे का दाम यथावत रहा, माने कि केले के हिसाब से नहीं बढ़ा। तो अब क्या होगा कि केले की डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगी और केले की डिमांड बढ़ेगी और संतरे का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस जो था सेम था। यानी कि स्थानीय वस्तुओं की मांग ना हो तब भी मांग जनरेट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने यही बताया कि केले का दाम मान लिया 10 रुपये है, इसका डिमांड बढ़ा तो इसकी कीमत 12 रुपये हो गई। और संतरा की कीमत पहले भी 10 रुपये था, और ये अगर केले का दाम 12 रुपये हो गया तो ये फिर भी ये 10 रुपये ही रहता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे केले की डिमांड कम हो जाएगी और संतरे की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी इस पर निर्भर करता है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी निर्भर करती है डिमांड के लिए। तो समझ रहे हैं, डिमांड के लिए ये 3 चीज़ें निर्भर करती है। इसके अलावा और भी हम लोग देखें तो आय में वृद्धि होने से विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि होगी। आय बढ़ने से क्या होगा, हमने बताया पहले ही, आय में वृद्धि होने से विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि होगी और कम श्रेणी की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। जैसे कि मान लिया कि एक शहर है जहाँ पर मल्टीप्लेक्स 4-5 है और सामान्य किस्म का थिएटर भी है। तो लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग मल्टीप्लेक्स में जाना पसंद करेंगे, थिएटर में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आय में वृद्धि होने से विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि होती है और कम श्रेणी की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा डिमांड के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अन्य जो कारक होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो अन्य कारक कौन से होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसको साफ कर देते हैं एक बार। तो अन्य वस्तुएं कौन है, तो उपभोक्ता की जो पसंद होती है, पसंद और नापसंद, ये भी डिमांड को क्रिएट करती है। उपभोक्ता की पसंद और नापसंद डिमांड को क्रिएट करती है। मान लिया कि फैशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, फैशन में कोई वस्तु है वो चल रहा है, चाहे इसकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, फिर भी डिमांड क्रिएट होगा। लेकिन कोई चीज़ अगर फैशन से बाहर हो गई है, कोई चीज़ें फैशन से बाहर हो गई है, तो उसकी प्राइस कितनी भी कम हो उसका डिमांड नहीं होगा, उसकी डिमांड डाउन ही रहेगी, उसकी डिमांड नहीं होगा। इसके अलावा हम देखें कि मौसम भी अपना रोल अदा करता है। कि जब मान लिया कि ठंडी का मौसम है, मान लेते हैं ठंडी का मौसम है, तो आप देखेंगे स्वेटर, कोट और शॉल जो होते हैं, स्वेटर, कोट, शॉल, ये सारे चीज़ों की मांग में वृद्धि हो जाती है। चाहे आप कितना भी प्राइस बढ़ा लें, डिमांड जनरेट होगा ही क्यों होगा, क्योंकि मौसम आने वाला है, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि भविष्य को देखते हुए कि आज मान लिया कि कोई चीज़ की कीमत आज 10 रुपये है, ठीक है, मान लिया 100 रुपये है, और आगे चल के भविष्य में इसकी कीमत 50 रुपये है, तो इस वस्तु की डिमांड गिर जाएगी कि चलो ठीक है, भविष्य में जाके इस चीज़ को खरीद लेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि ये भी मांग को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो लेकिन जो सामान्य किस्म के जो डिमांड एंड सप्लाई के नियम है या डिमांड का नियम है, वो चीज़ें अगर इकोनॉमिक्स स्टेबल है तो वो काम करती है, नहीं तो ये सारी चीज़ें अपना रोल अदा करती है। और जो मार्केट होता है वो अपने ढंग से काम करता है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि मांग को कौन कौन से चीज़ें प्रभावित करती है। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को देखें, अगर मांग को जैसे ही व्यक्ति के आय में कोई परिवर्तन ना हो तो मांग यथावत रहेगा, ठीक है। वस्तुएं सामान्य किस्म की हो, विलासिता किस्म की ना हो तो मांग यथावत रहेगा। वस्तु के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कि स्मार्टफोन है, मान लेते हैं स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन में और नया फीचर आ गया तो लोग क्या करेंगे, इस स्मार्टफोन को छोड़कर नए फीचर की ओर भागेंगे। तो वस्तु के गुण में परिवर्तन हो रहा है ना, तो यहाँ पर मांग जनरेट होगा। तो वस्तु के गुण में कोई परिवर्तन ना हो, संबंधित वस्तुओं का कीमतें समान रहो, जैसे कि केला और संतरे का मैंने एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंका ना हो कि जो चीज़ें आज 100 रुपये की हो तो आगे चल के 50 रुपये हो जाए, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करता है। और वस्तुओं का स्थानापन्न ना हो, जैसे केला और संतरा का मैंने बात किया था। तो ये सारी चीज़ें मांग को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आपूर्ति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो आपूर्ति को वही चीज़ें प्रभावित करती है जो मांग को करती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक लगभग वही हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विक्रेता उतनी ही चीज़ जो बाजार में भेजेगा, जो विक्रेता है उतनी ही चीज़ बाजार में भेजेगा जितनी की वो मांग हो रही है बाजार में। मान लिया कोई चीज़ों का डिमांड हो रहा है, बहुत सारे चीज़ों का, कुछ चीज़ों का डिमांड हो रहा है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। और कोई चीज़ का डिमांड नहीं हो रहा तो उपभोक्ता सप्लाई को गिरा देगा। तो ये सारे चीज़ें आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा होर्डिंग या जमाखोरी, इसके माध्यम से भी कृत्रिम रूप से वस्तुओं की आपूर्ति को कम कर दिया जाता है। मान लिया कुछ व्यापारी हैं और संघ बनाकर कर रहे हैं कि चलो प्याज की सप्लाई को मार्केट में कम कर देते हैं, ताकि महंगा होगा तो हम लोग धीरे धीरे गोदाम से प्याज को छोड़ेंगे और महंगा बेचेंगे। मान लिया पहले 50 रुपये केजी था तो 100 रुपये केजी हो जाएगा। तो ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कृत्रिम रूप से वस्तुओं की आपूर्ति को कम कर दिया जा रहा है। कृत्रिम रूप से वस्तुओं की आपूर्ति को कम करके प्राइस को बढ़ा दिया जा रहा है। ये भी वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से करेंसी मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं कि मार्केट में कितनी मुद्रा छोड़नी है, कितनी मुद्रा विड्रॉ करनी है। ये सारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से डिसाइड करता है। इसके अलावा सरकार आयात के माध्यम से आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। मान लिया कि बाजार में प्याज का कमी हो गया, तो ये जो सरकार है बाहर से प्याज की आयात कर लेगा, ठीक है, आयात कर लेगा और मार्केट में छोड़कर चीज़ों को स्टेबल करने का प्रयास करेगा। या जो सरकार होती है अपने खाद्यान्न में चीज़ों को स्टॉक करके रखती है, और जब कृत्रिम रूप से आपूर्ति को प्रभावित किया जाता है तो धीरे धीरे गोदाम से ये अपनी चीज़ों को निकालती है और मार्केट में प्राइस को स्टेबल कर देती है। मार्केट में प्राइस को क्या कर देती है, स्टेबल कर देती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मांग एवं पूर्ति के जो वास्तविक सिद्धांत होता है वो होता क्या है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का जो वास्तविक सिद्धांत होता है उसको हम लोग देखते हैं। मांग और पूर्ति का वास्तविक सिद्धांत क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। हिंदी में देखेंगे ये 36 का आंकड़ा है। ये जो हिंदी में लिखा जाता है 3, 6, इनमें 36 का आंकड़ा यानी कि विपरीत संबंध है। और इन सब ये कब विपरीत संबंध होगा, जब एक चीज़ें डिमांड और सप्लाई में से एक चीज़ें स्थिर होगी, वो इसमें तब विपरीत संबंध होगा। मान लेते हैं कि 100 रुपये की मांग 100 की मांग है, मान ले कोई वस्तु की 100 की मांग है और 100 की आपूर्ति हो जा रही है तो वस्तु की कीमत 10 ही रहेगी। और मान ले 400 की मांग है और 400 ही सप्लाई हो जा रही है, आपूर्ति हो जा रही है, तो 10 रुपये ही वस्तु का दाम होगा। लेकिन अगर 500 की मांग है, ठीक है, 500 की मांग है और 400 की आपूर्ति हो रही है तो वस्तु की कीमत बढ़ने लगी। वस्तु की 15, 20, 30, 25, 30, 40 इस तरह से बढ़ने लगेगी। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो वास्तविक सिद्धांत है ये कब काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई का वास्तविक सिद्धांत तभी काम करता है जब डिमांड एंड सप्लाई में से एक चीज़ें स्थिर होनी चाहिए, ठीक है, एक तत्व स्थिर होना चाहिए। तो वस्तुओं को प्रभावित करने सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से हमने क्या देखा, डिमांड एंड सप्लाई। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है कि अगर प्राइस को बढ़ा देते हैं तो डिमांड गिर जाती है सामान्य किस्म की वस्तुओं में, और प्राइस को घटाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये सामान्य किस्म की बात कर रहा हूँ, सामान्य किस्म की वस्तुओं में, विलासिता की वस्तुओं में नहीं। तो ये रहा मांग और आपूर्ति का महत्वपूर्ण टॉपिक। आप लोग इसको और भी एनसीईआरटी किताबों से पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। तो मांग और पूर्ति का ये लेक्चर था जिसमें सबसे मांग को हमने देखा, उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले तत्वों को देखा, उसके बाद आपूर्ति को देखा कि इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, और मांग एवं पूर्ति का एक वास्तविक सिद्धांत को देखा था कि इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। तो ये अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में मांग और पूर्ति समाप्त होता है। अब अगले दिन से हम लोग नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।